नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दक्षेश पाठक, सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरी YouTube चैनल अ बेटर वर्ल्ड विद जर्नलिज्म में आपका स्वागत है। जैसे कि 1 महीने पहले ये चैनल हमने शुरू की, तब हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर लाइक्स की काउंट गिनने के लिए रोज अपलोड करने की बजाय हम सिर्फ ऐसी वजूद की बातें करेंगे जिसका कोई मायने हो, जिससे दुनिया में कोई फर्क पड़ सकता हो। एक घटना ऐसी हुई कि भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युग का, जिसे आप कहते हैं प्लेटिनम की माला का एक मोती कल बिखर गया है। यशपाल शर्मा। आजकल इतना क्रिकेट खेला जा रहा है कि 10,000 रन करना, इंटरनेशनल 10,000 रन करना कोई बड़ी बात नहीं रही है। हालांकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट 80s के युग में वनडे कम हुआ करती थी, टेस्ट मैचेस भी इतनी नहीं होती थी जितनी आज होती है। उस जमाने में यशपाल शर्मा ने जो परफॉर्म किया है, 37 टेस्ट और 42 वनडे, उनके जो आंकड़े हैं, मैं आपको ये बताऊं कि आंकड़े अगर आपकी करियर को बयां करते हैं तो आपका कैरेक्टर, आपका कद बयां करता है। तो यशपाल शर्मा का कद जो है वो इतना ऊंचा है, उनका जो प्रदान है वो आप देखिए, राम सेतु बनाने में गिलहरी का जो प्रदान था वो यशपाल शर्मा का वर्ल्ड कप विक्ट्री में और 80 के दशक में उनका भारतीय क्रिकेट में प्रदान रहा है। सवाल हम क्या जीते, कैसे जीते, उससे बड़ा ये है कि किस घटना ने किस मौके पर टीम को एक अंदरूनी यकीन दिया कि हम ये कर सकते हैं। यशपाल शर्मा का नाम हमेशा 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री के साथ इतने जोरों से जुड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेगी। वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच द माइटी वेस्ट इंडीज के साथ था, क्लाइव लॉयड की टीम, जो आगे के दोनों वर्ल्ड कप में हारी नहीं थी। उस पहले मैच में यशपाल शर्मा ने 120 गेंदों पर 89 रन जो बनाए, क्या मिसाल दे उनकी। वहीं से भारतीय टीम का एक आत्मविश्वास जागा कि हम कुछ कर सकते हैं। हालांकि 1 महीने पहले हम वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में ही एक वनडे में हरा के आए थे। तब क्रिटिक्स ने यह कहा था कि वेस्ट इंडीज का एक खराब दिन था, किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया था। बट जब वर्ल्ड कप में पहली मैच में हमने वेस्ट इंडीज को हराया, सब चौंक गए यशपाल शर्मा की इनिंग की वजह से। वो यशपाल शर्मा जो सेमीफाइनल में भी 61 रन की बारी खेल के भारत को इंग्लैंड के सामने जिताने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं मोहिंद्र अमरनाथ के साथ। ऑस्ट्रेलिया के सामने हम जो हारे, उसमें भी उन्होंने 40 रन बनाए थे। तो यशपाल शर्मा एक फिनोमिना है जो कपिल देव और किरमानी की बातों से अगर हम फॉलो करें तो उस टीम के जो 14 सदस्य थे उनमें सबसे फिट थे। कैसे उनको कार्डियक अटैक आ गया, ही वॉज द फिटनेस फ्रीक, वी डोंट नो। ये बहुत ही शॉकिंग है और अभी तक हम मानने को तैयार नहीं है कि यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और यशपाल जी के बारे में बात करने के लिए उनसे अच्छी व्यक्ति कौन हो सकती है, जिन्होंने उनके साथ 6 साल क्रिकेट खेला है, जो भारत के इंटरनेशनल अंपायर रह चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट किया है और 80 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने अंपायरिंग की है। आज हमारे साथ यशपाल जी के बारे में बात करने के लिए हाजिर है अमित साहिबा, जो कि गुजरात के रणजी ट्रॉफी के बहुत ही प्रोलिफिक बैट्समैन हुआ करते थे, इंटरनेशनल अंपायर, एज यू नो, आप सबने देखा है। और आज हमारे साथ ये है यशपाल के फॉर्मर कलीग की बदौलत। अमित जी, इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो न्यूज है उससे हजम करना, सुनना भी बहुत ही मुश्किल है। ये न्यूज यस्टरडे मॉर्निंग में जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा, हमारे 3-4 दोस्त ने ये मैसेज भेजा है, देन 5 मिनट के लिए आई वॉज शॉक। मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ गलती हो सकती है। उसके लिए मैंने फिर फोन भी किया कि वेदर दिस न्यूज इज राइट और रॉन्ग, लेकिन कंफर्म हुआ कि नहीं, ये राइट है। एंड आई वॉज शॉक। उसके जैसा फिट और रेगुलर लाइफ जीने वाला आदमी
राइट फ्रॉम एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, और वो भी टोटल वेजिटेरियन, और बिल्कुल ड्रिंक्स नहीं लेने का, कोई वाइसिस नहीं उसके पास, तभी भी उसको अटैक आया। मीन्स इट वाज अनबिलीवेबल, और काफी दुख हुआ मेरे को। अमित जी, आप उनके साथ काफी खेले हैं स्टेट बैंक की ओर से, वो भी स्टेट बैंक से खेलते थे, आप स्टेट बैंक से खेलते थे, उनके साथ खेले, शायद कोई बड़ी कंपटीशन में उनके अगेंस्ट भी खेले होंगे, तो एज ए कलीग, एज एन ओपोनेंट, यशपाल शर्मा एज ए क्रिकेटर, उनकी खूबियां क्या थी? आपको मालूम होगा, यश जी ने अंपायरिंग बीसीसीआई पैनल में अंपायर बने हैं, और वो उन्होंने 10 रणजी ट्रॉफी मैच भी अंपायरिंग की है। वो 10 में से एक मैच मेरे साथ भी की है उन्होंने। मैं बताऊं आपको, ही वॉज फैंटास्टिक अंपायर। टेस्ट प्लेयर में बहुत लॉस का ज्ञान, प्रैक्टिकल तो नॉलेज था उनके बाद, बट आफ्टर दैट ऑल्सो ही वॉज अ ब्रिलियंट डिसीजन मेकर। उनके डिसीजन टच एंड वुड होते थे, बट करेक्ट डिसीजंस होते थे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड अंपायर। उनकी बैटिंग तो हमने देखी है, बट अगर उनकी फील्डिंग का जिक्र करें तो हम कमेंट्री में जो सुनते थे, कमेंटेटर्स ये बोलते हैं कि वर्ल्ड में आज जो टीम्स खेल रही है उनमें 2 फील्डर्स ऐसे हैं जिनको कवर पे खड़ा रखो तो आपको डीप कवर या एक्स्ट्रा कवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यशपाल शर्मा और इंग्लैंड का डेरिक रैंडल। यशपाल शर्मा, आज तो एक ग्राफिक्स का और रिसर्च का युग है। कंप्यूटर पे आप डेटा डाल दो तो आपको पूरी फैक्ट्स और एनालिसिस मिल जाता है कि इतने % थ्रो सही आए, इतने % गलत आए। बट हमने जो देखा है, सुना है, यशपाल शर्मा के जो थ्रो आते थे, सईद किरमानी की मैं इंग्लिश में बायोग्राफी लिख रहा हूं, किरमानी इज इन रेगुलर टच विद मी। किरमानी ने मुझे ये कहा कि यशपाल का थ्रो अगर कवर से आए या डीप कवर से आए, उनकी स्टंप पे डायरेक्ट हिट लगने की जो एवरेज थी वो 85% थी। He was one of the greatest ever fielders India ever saw. मेरे ख्याल से एकनाथ सोलकर के बाद किसी का नाम लिया जाए तो यशपाल शर्मा का। तो एज ए फील्डर, एज ए बैट्समैन, आप उनके बारे में बताइए। यश जी के बारे में बताऊं आपको कि उनका क्लास ऐसा था, ही वॉज बिल्डिंग द इनिंग्स ऑफ द टीम। शॉट्स कम खेलते थे, सिंगल्स, टूज, उसके ऊपर वो पहले स्टार्टिंग में जाते थे। ऐसे टीम का एक प्लेटफॉर्म पूरा बेस कर तैयार कर देते थे, और जैसे जैसे उनका 25-30 रन होता था, सामने वाले का भी वो 25-30 रन करा के 50 रन का पार्टनरशिप करके एक प्लेटफॉर्म टीम के लिए, विनिंग प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता था। उनका सबसे स्ट्रेंथन पॉइंट, मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उनका था बैकफुट। वो फ्रंट फुट पे सिर्फ गाइड करके 1 या 2 रन करते थे, लेकिन बैकफुट पे ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल। बैकफुट पे स्पेशली कट शॉट और फ्लिक शॉट उनके बहुत मास्टर थे, और इतना पावर से वो मारते थे कि थर्ड मैन या फाइन लेग पर भी फील्डर होता था तो भी बीच में से बॉल चला जाता था। आई मस्ट टेल यू ओवर हियर, उनका जो फिटनेस रेजिम था, दैट वाज वेरी वेरी हार्ड। स्पेशली उनके जो लेग्स थे वो वेरी पावरफुल थे। उनका रनिंग जो था, रनिंग बिटवीन द विकेट या चेजिंग द बॉल टू द बाउंड्री, इतना फास्ट था कि इंडियन टीम में वो टाइम में उससे फास्टेस्ट कोई प्लेयर ही नहीं था। और उसका शोल्डर, स्पेशल शोल्डर के लिए वो एक्सरसाइज करते थे, पुलअप्स करते थे, डन बैठक करते थे, फिर वेट ट्रेनिंग करते थे। पर उनका थ्रो इतना पावरफुल था कि सीधा स्टंप्स के ऊपर आता था, और कई बार मैंने सुना था कि विकेट कीपर भी बोलता कि यस धीरे से थ्रो करो, इतना हार्ड थ्रो करते थे वो। और एक और उनके पास एबिलिटी थी, वो काफी कम बैट्समैन वो दिखाई देती है। उनके पास एक टेक्निक थी कि फास्ट बॉल को कैसे खेलना है और फास्ट बॉलर को कैसे अटैक करना है। उनके पास वो अटैक थी, वो टेक्निक थी कि फास्ट बॉलर को
अगर सिंगल्स पे खेलना है उसको तो वो खेलते थे। और अगर लगता है कि आज ये फास्ट बॉलर को अभी ये ओवर में मेरे को 15 रन लेने हैं या 12 रन लेने हैं तो कैसे चौका निकालना है, वो उनके पास एक आर्ट थी। तो वो एक माइंड गेम खेलते थे बॉलर्स के साथ कि स्टार्टिंग में अपने को सेट करना है, सेट करते थे, टीम का प्लेटफॉर्म बना देते, एंड देन अगर फास्ट बॉलर आता है तो वो उसका एडवांटेज लेके उसके ऊपर रन्स काफी चौके या छक्के मारते थे। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ यशपाल शर्मा। आपने सही बोला, क्योंकि मैं बताऊं कि हम लोग तो बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, बट जब भी कमेंट्री सुनते थे उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की आपने जब बात की तो मुझे याद है मैंने तो कई बार सुना है कि यशपाल शर्मा ने दौड़ के 4 रन लिए। दैट्स नॉट ए जोक, नॉट ए जोक, यस। 4 रन दौड़ के लेना, और उस जमाने के फील्डर्स की फिटनेस भी काफी अच्छी थी ऑपोजिशन में, उसमें 4 रन दौड़ के मेरे ख्याल से 3-4 बार तो मैंने सुना है। बट द क्रेडिट मस्ट गो टू द ऑपोजिशन बैट्समैन ऑल्सो एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, क्योंकि 4 रन दौड़ना सिर्फ यशपाल का तो वो नहीं है, सामने वाला भी है। किरमानी ने मुझे बताया था, आपने थ्रो के पावर की बात की जी। जब दोस्तों आप जानते हैं कि विकेट कीपर के लिए सबसे चैलेंजिंग एक मोमेंट क्या होता है, लेग साइड का कैच एंटीसिपेट करके पकड़ना काफी कम करते हैं किरमानी जैसे, जेफ डुजॉन जैसे, रॉड मार्श, वसीम बारी, इयान स्मिथ, यस, उस जमाने के। दूसरी चैलेंज ये है कि अगर बाउंड्री पर से थ्रो आया और विकेट कीपर से 2 फुट 3 फुट आगे गिरा तो उस कितना बाउंस होगा उसको गेदर कैसे करे, वो एंटीसिपेट करना पड़ता है। और आजकल के विकेट कीपर्स जैसे ऐसी आती है थ्रो तो सीधा थर्ड मैन पे या फाइन लेग पे देखते हैं। किरमानी ने बोला कि जब यशपाल की थ्रो आती थी कभी वन बाउंस मोस्टली आया नहीं, सीधा मेरे ग्लोव्स में आया बाउंड्री पर से भी। और जो बात उन्होंने पावर की कही, उन्होंने ये कहा कि 24 वोल्ट का झटका लगता था उसका थ्रो को। क्या पावर था और क्या एक्यूरेसी थी। हेड्स ऑफ टू यशपाल शर्मा। अमित जी, यशपाल शर्मा की काफी इनिंग्स आपने देखी है। 1982 में किथ फ्लेचर की टीम के सामने लास्ट टेस्ट में उन्होंने गुंडप्पा विश्वनाथ ने जो 222 रन बनाए, उसमें भी 140 रन करके बहुत ही बड़ी साझेदारी निभाई थी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विलिस को उन्होंने जिस तरीके से मारा था, लोग ये कहते हैं कि संदीप पाटिल वॉज फॉन्ड ऑफ बॉब विलिस। ओल्ड ट्रैफर्ड में 6 बॉल में 6 चौके मारे थे और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 4 बॉल में 4 मारे थे। बट यशपाल ने भी विलिस को जो उठा के फाइन लेग पे मारा था। तो यशपाल, आपने ये कहा कि एक यशपाल ये थे कि बारी को सजा के सामने सेट बैट्समैन को सपोर्ट करते, जो कि 1982 की पाकिस्तान टूर में कई बार देखा गया कि मोहिंदर अमरनाथ ने जो 3 सेंचुरी मारी, 598 रन 6 टेस्ट में मोहिंदर अमरनाथ ने बनाए, उसमें मोस्ट ऑफ द इनिंग्स में उनको अगर सबसे कंसिस्टेंट साथ मिला था तो यशपाल शर्मा का 40, 50, 60 रन से वो खड़े ही रह जाते थे। तो एक यशपाल ये है कि बारी को सजाते थे, दूसरा यशपाल एक डेयरिंग डेयरडेविल यशपाल जो है। तो आपने किस यशपाल के साथ ज्यादा खेला है? यशपाल वॉज वेरी कमिटेड क्रिकेटर। वो एक बार ग्राउंड पे आते थे, अपना तन मन पूरा 100% लगा देते थे। अगर उसके लिए डाई लगानी पड़े या किसी के भीड़ जाना पड़ेगा, वो सब करते थे। और अपनी विकेट कभी बॉलर को देते नहीं थे। वो हमको कहते थे कि लेट द बॉलर make an effort to get us out. Our wicket is not that cheap enough. हमारी विकेट इतनी सस्ती नहीं है कि हम बॉलर ऐसे ही ले जाएगा। बॉलर को मेहनत करने दो, पसीना निकालने दो, तभी हम आउट होंगे, बाकी उसके सिवा आउट नहीं होंगे। मेरे को याद है एक टेस्ट मैच में वो और विशी भाई खेल रहे थे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब गए तो उसने एक ही विशी भाई को एक ही बात बताई, विशी भाई विल प्ले द एंटायर डे टुडे। ड्रॉ निकालने के लिए पूरा दिन खेलने का था। सी द कॉन्फिडेंस ऑफ ए पर्सन। उन्होंने सीधा इतना बोला, विशी भाई वी कैन प्ले द एंटायर डे ऑफ द मैच। यू कैन जस्ट इमेजिन
हाउ मच सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आदमी के अंदर है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब अपनी एबिलिटीज पर उनको 100% भरोसा होता है, तभी ये आता है। अभी मैं बताऊं आपको कि उन्होंने अंपायरिंग क्यों लिया। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग ऑल्सो। वो टाइम में जैसे कि वेंकट राघवन जी को बीइंग एन इंडिया कैप्टन एंड ए टेस्ट प्लेयर, उनको प्रमोशन देके सीधा आईसीसी में भेज दिया, टेस्ट मैच दिया, बिकॉज पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द टेस्ट प्लेयर्स एज एन अंपायर। और उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि 85 में रिटायर होने के बाद 90 और 95 के बीच में देयर वर लॉट ऑफ टेस्ट प्लेयर्स हु केम इनटू अंपायरिंग एंड यशपाल जी वाज वन ऑफ देम। उन्होंने एग्जाम्स दिया, सब लॉज देखे, राइटिंग का प्रैक्टिस किया, काफी तैयारी की उन्होंने, एंड देन उन्होंने अपीयर हुए और वो पास भी हो गए। लेकिन प्लेयर्स का एक शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट कमिंग्स होता है, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। और उन्होंने देखा कि अंपायरिंग में पैसे कम मिल रहे हैं। उन फैक्ट यही है कि अंपायरिंग में प्लेयर्स जैसे पैसे नहीं मिलते थे, और 6 घंटा खड़े रहने का, 4 दिन है तो 24 घंटा खड़े रहने का, एंड देयर वाज अ थैंकलेस जॉब। प्लेयर्स को तो अंदर जाके रेस्ट भी मिलता था, लेकिन अंपायर्स को कुछ नहीं मिलता था। एंड वो टाइम में उनका बैड लक, ही वाज अ ब्रिलियंट अंपायर, लेकिन उनको आगे जाने का चांस नहीं मिला। तो उसके हिसाब से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अंपायरिंग में से, एंड देन वी स्विच ऑन टू कमेंट्री हो गई। फिर उसके बाद में वो बन गए नेशनल सिलेक्टर भी। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि 2011 में वर्ल्ड कप में जब इंडिया जीती, देन आई वाज द पार्ट ऑफ द आईसीसी अंपायरिंग टीम ऑल्सो। वो टाइम में इंडिया से सिलेक्टर के तौर पर यश जी वॉज वन ऑफ द सिलेक्टर्स ऑल्सो, एंड द क्रेडिट ऑफ द इंडियन विक्ट्री इट्स अप टू सम एक्सटेंट गोज टू यशपाल शर्मा ऑल्सो फॉर दिस। बहुत बढ़िया बात की आपने, क्योंकि किसी व्यक्तित्व के कुछ हिस्से लोगों को पता नहीं होते, जो आज आपके जरिए जानने को मिले। आजकल क्रिकेट तो एक प्रोफेशन हो गया है, और उसके पैसे और रिस्पेक्ट भी इतनी मिल रही है जो उस जमाने में नहीं मिलती थी। बट साथ साथ ये भी हो गया है कि बहुत ही सब कुछ फास्ट हो गया है, सबको एकदम फास्ट प्रोग्रेस करनी है, उतनी मेहनत नहीं करनी है जी। यशपाल जी की करियर, जीवन और कैरेक्टर, इन 3 चीजों से आजकल के नए क्रिकेटर्स को कुछ चीजें सीखनी हो तो क्या सीखनी चाहिए? मैं यश जी के बारे में 2 चीज बताऊं। नंबर 1, कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट ऑन द ग्राउंड। और वो देखते थे कि उनकी टीम में कौन वीक पड़ रहा है, जो वीक पड़ रहा है उसको वो कवर करना जानते थे। सेकेंड थिंग इज मोटिवेटर। ही वॉज अ वेरी गुड मोटिवेटर। टीम को कैसे मोटिवेट करना है, आगे ले जाना है, ही वॉज अ वेरी गुड लीडर एंड अ मोटिवेटर। थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी। वो बोला कि बैट्समैन ऐसा नहीं बनते, 5 इनिंग्स खेलते हो तो 5 इनिंग्स में आपको 100 करना पड़ेगा, तब आपकी बैट्समैन की गिनती में आओगे आप। 5 इनिंग्स में से अगर आप 1 इनिंग्स या 2 इनिंग्स में स्कोर करोगे और 3 इनिंग्स में आप फ्लॉप हो जाओगे और आपकी टीम हार जाएगी, वैसा नहीं है। आप स्कोर भी करो और टीम को जिताओ भी। ये 2 चीज थी। नंबर 3 इज ही वॉज अ वेरी गुड एथलीट। मैं बताऊंगा आपको, उनका परफॉर्मेंस का श्रेय उनकी फिटनेस पर ज्यादा जाता था।
सुबह 5 बजे उठते थे, जॉगिंग करते, उनका जो रूटीन था वो 365 दिन वो फॉलो करते थे वो लोग, तभी उनका फिटनेस लेवल दूसरे के मुकाबले में काफी हाई रहता था। तीसरी चीज है उनका डाइट, प्योर वेजिटेरियन, कोई वाइसेस नहीं थी उनके पास, लेकिन वो डाइट के बारे में वो बहुत ही चौकन्ने थे और चुन चुन के डाइट खाते थे, और जो बॉडी को नरिशमेंट मिलता था वैसा ही डाइट वो लेते थे। ये चीज उनमें खास मैंने देखी है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग यशपाल शर्मा को एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन और सुपरलेटिव फील्डर के तौर पे जानते हैं जी। बॉल एज ए बॉलर उन्होंने एक काम जो करके दिखाया था तो काफी कम लोग जानते हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, दे डोंट नो दिस। अच्छा। बिफोर द वर्ल्ड कप 1983 वी वेंट टू वेस्ट इंडीज टू प्ले 5 टेस्ट मैचेस। उनमें से एक टेस्ट मैच में गॉर्डन ग्रीनिच और डेसमंड हेल्स से सुबह से हमारे बॉलर्स को मारना शुरू किया। दे वे 296 फॉर नो लॉस, दोनों की सेंचुरी हो गई थी और लगने लगा था कि विनू माकड़ और पंकज रॉय का 413 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये लोग। यशपाल शर्मा ने कपिल देव के पास जाके बोला कुछ हो तो नहीं रहा है पाजी, तो मुझे ही दे दो बॉल। कपिल ने बोला ले, आप मानेंगे नहीं, 296 पे यशपाल ने वो पार्टनरशिप तोड़ी। Yes, he got a wicket. That is the only wicket he got in his Test career and saved Vinu Mankad and Pankaj Roy's record. It was probably going to be beaten क्योंकि ग्रीनिज और हेंस जब अपने एलिमेंट्स पे खेल रहे थे मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत उनको रोक सकती है। ये तो साइड बात हो गई कि क्लाइव लॉयड की जो टीम थी जी, दे वेर फ्रॉम द डिफरेंट लीग, दे वेर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेनेट। आज हम सिर्फ आंकड़े देखते कि भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता। आप वेस्ट इंडीज के एक एक प्लेयर्स को कंपेयर करो, आपको अंदाज आएगा कि हम क्या करके आए थे, क्या करना है। वैसे पूरी दुनिया को पता चला कि हम क्या करके आए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप हारने के बाद क्लाइव लॉयड ने जो अश्वमेध यज्ञ किया 3 साल तक, भारत में आके टेस्ट सीरीज 6 टेस्ट की सीरीज 3-0 से हराई, वनडे 5 थी 5-0 से हराया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे उनको धोया, इंग्लैंड को डेविड गोवर की टीम को 2 बार 5-0 से हराया। व्हाट ए फिनोमिना। इसलिए यशपाल शर्मा की 89 की जो पहली मैच की इनिंग जो है जी, वो बहुत ही मायने रखती है, बहुत मायने। अमीश भाई, एक बात हमारे दोस्त आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस इंटरनेशनल अंपायर रह चुके हैं, एक थोड़ी साइड भी बात भी करते, आप आज हमारे साथ है तो जी। अंपायरिंग का प्रेशर, पहले इतने कैमरास ऑस्ट्रेलिया चैनल 9 के सिवा इतने नहीं होते थे। आज मेरे ख्याल से 48 कैमरा आप पे नजर रखते हैं जी, और इतने रिप्लेस अलग अलग एंगल्स से स्लो मोशन में भी तय करना मुश्किल होता है। तब आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको डिसीजन देना पड़ता है। स्पेशली आप होम ग्राउंड पे एक अंपायरिंग कर रहे हैं, जो टीम खेल रही है, और उसका टॉप प्लेयर अगर 90s में खेल रहा है, और एलबीडब्ल्यू की, जब डीआरएस नहीं था तब की बात कर रहा हूं, एलबीडब्ल्यू की होती है अपील, आपको लगता है कि बहुत ही क्लोज है, दूं या ना दूं, अगर दूंगा तो क्या होगा, नहीं दूंगा तो क्या होगा, पब्लिक प्रेशर है। ऐसे घटनाएं आपके जीवन में आई होगी, ऐसा कुछ? यस, आई विल जस्ट टेल यू वन ऑफ माय इंसिडेंट्स इज that was in 2006 or 7, India versus Pakistan match, and Pakistan was traveling to India after a span of maybe about 10 years, I'm not sure, but 10 or 12 years के बाद 99 में आए थे। हाँ, तो इंडिया, पाकिस्तान was traveling in India। वो टाइम में फर्स्ट ओडीआई मैं अंपायरिंग कर रहा था, और एक अपील हुआ था, शोएब अख्तर वाज बॉलिंग एंड सचिन तेंदुलकर वाज बैटिंग।
मे बी सेकेंड हाफ में हुआ था। पहले तो पाकिस्तान ने बैटिंग कर लिया था, उसके बाद में इंडिया बैटिंग करने आई, तब तीसरी चौथी ओवर में ही शोएब अख्तर का बॉल में सचिन को लग गया था पीछे के पैर के ऊपर। लेकिन वो टाइम में मैंने देखा कि सचिन वॉज ऑन हिज टोज और उसको थाई पैड के अराउंड बॉल लगा था, एंड शोएब अख्तर वॉज बॉलिंग एट हिज फास्टेस्ट। मे बी दैट बॉल वॉज अराउंड 148-149 केस पर ओवर का स्पीड से वो बॉल डाल रहा था। वो टाइम में सचिन को यहाँ पे ऊपर लगा और इतना जोरों से पाकिस्तान ने अपील किया था, मैंने नॉट आउट दिया था वो टाइम पे। एंड कमेंटेटर्स ऑल्सो वॉज कमेंटिंग के आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्लोज डिसीजन, द अंपायर हैज नॉट गिवन सचिन तेंदुलकर आउट। लेकिन जब हॉकाई बताया तो हॉकाई ने बताया कि स्टंप्स के स्लाइड ऊपर से बॉल निकल जाता है। फिर तो कमेंटेटर्स ने इतना प्रेज किया कि व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन इट हैज गॉट। ये मेरा डिसीजन जो है अंपायरिंग ब्रिलियंस करके यूट्यूब पर है, जो अंपायर्स ने ब्रिलियंट डिसीजन दिए उसमें से एक ये डिसीजन है। सो वेन एवर यू आर अंपायरिंग, होम टीम है, अवे टीम है, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, यू आर सिटिंग एज ए जज ओवर देयर, और आपको जज के हिसाब से किसी को फेवर नहीं करिए, आपको जो दिखता है, जो सुनते हैं आप, उसके ऊपर ही आपको डिसीजन करना है। यस, नो डाउट प्रेशर रहता है, आई टेल यू प्रेशर इज ऑलवेज देयर, बट हैज ए सीनियर अंपायर और हैज ए एक्सपीरियंस अंपायर, आप वो प्रेशर को कैसे झेल लेते हो, दैट इज known as experience and maturity. अमीश भाई, आपके तो सचिन के साथ पर्सनल ताल्लुक भी रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर का जो ड्यूअल की कई चर्चाएं होती रहती है, हु हैज द अपर हैंड, उसका जवाब सचिन ने तो 2003 वर्ल्ड कप में पॉइंट पे 6 मार के दे दिया था हमेशा के लिए, और शोएब भी आज एक्सेप्ट करता है कि माशाल्लाह क्या मारा था। इवन वकार यूनिस वॉज इन प्रेज ऑफ दैट शॉट फॉर एवर। इंजमाम तो हमेशा याद करता है। इंजमान इज अ वेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर्सन। यस, वेरी स्पोर्टिंग। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि हम जो घर में बैठ के टीवी पे या ग्राउंड पे देखते हैं, वो हमारा एक विजन और नजरिया है जी। आप विकेट पर से देखते सचिन और शोएब का ड्यूअल, हाँ, आपने किस तरह इसको देखा है? बहुत फ्रेंकली मैं बताऊं आपको, आज ये तो रिटायर होने के बाद ही ये सब है। जब दो शेर आपस में लड़ते भिड़ते, अपनी सुप्रीमसी क्रिएट करने के लिए दोनों ट्राई करते हैं, और बीइंग एन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आप जानते हैं ये, और जब वो अच्छी गेंद डालता है, वो अच्छा शॉट डालता है, तब उसके सामने ऐसे एक ग्लेयर देते हैं दोनों एक दूसरे को कि यस आई एम बॉस। वो शॉट लगा के वो भी देखता है, बोला कि आई एम बॉस। वो जो मजा है, वो जो एंटरटेनमेंट है, वो आप टीवी पे नहीं देख सकते। वो वहां पे ग्राउंड पे आप स्टंप्स के पीछे खड़े हैं और ये सब माहौल देखते हो आप, तभी पता चलता है कि हु इज द ग्रेटर ऑफ दैट टू। सचिन ने तो कभी स्लेजिंग अपनी करियर में किया नहीं है, बट सचिन के ऊपर उसको उकसाने के लिए कई लोगों ने स्लेजिंग किया है। ऐसी भी कोई घटनाएं होंगी जब आप अंपायर होंगे, किसी को आपको डांटना पड़ा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज अभी क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है COC, अभी मैच रेफरी बाहर बैठ के सब देखता है और वो लाइन क्रॉस करने नहीं देते हैं। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो इमीडिएटली आप अंदर इंटरवेन करके पूरे मैटर को वहां ही सॉल्व कर देते हो, जैसे आगे जाके वो फ्लेयर अप ना हो जाए।
लेकिन मैं बताऊं आपको सचिन के बारे में, इवन आई हर्ड फ्रॉम द फॉरेन पीपल, फॉरेन प्लेयर्स ऑल्सो, नेवर स्लेज सचिन तेंदुलकर। द रीजन इज, जैसे लोहे को आप गर्म करते हो तो वो ज्यादा मजबूत होता है। सेम इज द केस विद सचिन तेंदुलकर ऑल्सो। अगर आपने उसको बुल से भी स्लेजिंग कर दिया या बाउंसर उसको कुछ लग गया या थोड़ा हड़बड़ाया गया तो वो शेर, अपने अंदर का शेर बाहर आ जाएगा, एंड देन ही विल बी द बॉस ऑन द फील्ड। सवाल ही नहीं उठता। और इससे ज्यादा हेनरी ओलोंगा से ज्यादा कौन जान सकता है। एक बार उसको शॉर्ट पिच डाल के सचिन डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू राइज। यस, कोई स्पॉट पर से उठा होगा, हाँ। वरना सचिन तो आसानी से खेलता है। वो बैट के लेके कैच हो गया और वो नाचा उसके सामने आके। उसके बाद की मैच में जो हुआ सबने देखा है। Yes. दैट टर्न्ड आउट टू बी ओलोंगास लास्ट लास्ट सीरीज यस। तो सचिन तो स्लेजिंग का जवाब भी नहीं देते थे। और हु एल्स वुड बी बेटर देन द ऑस्ट्रेलियंस टू नो दैट। Yes. सिडनी उनका जो ऑस्ट्रेलियंस को सचिन ने जो नाइट में दिया, डबल सेंचुरी मार के, एक भी गलत शॉट नहीं खेला, बाहर का बॉल नहीं खेला। और जो शॉट पे आउट होते थे लॉफ्ट करने में, वो शॉट नहीं खेला। उसके बाद रिकी पोंटिंग आज बोलते हैं कि हमने सब कुछ करके दिखाया कि सचिन वो शॉट खेले। ही इज अ मैन ऑफ ट्रिमेंडस गट्स एंड ग्रेटिट्यूड एंड विल पावर। यस। अमीश भाई, आपने सचिन की वो बात बताई कि बहुत ही क्लोज डिसीजन में आपने उनको सही डिसीजन देके आउट नहीं दिया। ऐसा भी हुआ होगा कि कोई बैट्समैन 90s में ही खेल रहा हो भारत का, और ऐसे ही क्लोज डिसीजन में आपको लगे, जबकि 90% लोग ये मानते होंगे कि आउट नहीं था, और आपने आउट दिया था और सही निकला था। ऐसा भी हुआ होगा। ऐसा तो अभी तो मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू। क्योंकि 55 वनडे करने के बाद इतने सारे डिसीजंस में आउट दिए हैं, कहीं नॉट आउट भी दिए हैं, कहीं गलत भी डिसीजंस दिए हैं। बट आई एट प्रेजेंट आई डू नॉट रिमेम्बर कि ऐसा 90s में किसी, हाँ एक डिसीजन मेरे को याद है आज भी, एंड वो डिसीजन से पूरा DRS सिस्टम जो था वो पूरा हिल गया था। आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट टेस्ट मैच इन न्यूजीलैंड, डनईडन डाउन साउथ में, डनईडन में। दैट वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। क्रिस गिल ने, न्यूजीलैंड का बैट्समैन वाज प्लेइंग ऑन 97, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन 97 पे खेल रहा था, एंड क्रिस गिल ने राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल कॉर्नर ऑफ द क्रीज से डाला, बॉल ऐसे फ्लोट हुआ, उसने पूरा खेला, फुल स्ट्रेच खेला और उसको लग गया आगे, एंड आधा से ज्यादा बॉल स्टंप्स के बाहर लगा हुआ था, तो मैंने नॉट आउट दिया। और वो टाइम में DRS में ऐसा था कि थोड़ा भी बॉल स्टंप्स को लगता है, देन द अंपायर हैज टू गिव द बैट्समैन आउट। मैंने नॉट आउट दिया, वेस्ट इंडीज ने रिफर किया, थर्ड अंपायर रूडी क्रस्टन थे, रूडी क्रस्टन ने पूरे एंगल से देखा, एंड देन ही केम ऑन द वॉकी टॉकी एंड ही टोल्ड मी, अमीश द बॉल इज हिटिंग द स्टंप्स, यू हैव टू चेंज योर डिसीजन। मैंने रिवर्ट किया एंड आई गिव द बैट्समैन आउट। ये हुआ हमारा सेकेंड सेशन में, लंच एंड टी के सेशन के बीच में ये घटना हुई। 20-25 मिनट के बाद ड्रिंक्स आया, ड्रिंक्स में माय बेस्ट फ्रेंड टोनी हिल, टेस्ट अंपायर फ्रॉम न्यूजीलैंड, ICC एलाइट पैनल में भी थे, वो फोर्थ अंपायर थे। तो वो अंदर आए, टोनी वॉज नोइंग के आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट टेस्ट मैच, वो मेरे को बाजू में ले गया, पानी दिया, और ही ट्राइड टू एनकरेज मी, अमीश यू हैव गिवन अ ब्रिलियंट डिसीजन। मैंने बोला, टोनी यू आर किडिंग मी माय फ्रेंड, माय डिसीजन हैज बीन ओवरटर्न, हाउ कैन यू टेल मी दैट इट इज अ ब्रिलियंट डिसीजन? Amish, don't worry for that decision. You see that decision in the evening, and it was a challenge for the DRS system. What a decision you have given. Okay, I said, Tony, okay, just forget it. Let me focus on the match. शाम को मैंने देखा
टीवी डायरेक्टर रूम में जाके 2-3 बार देखा, सब देखा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग न्यूजीलैंड के हर एक अखबार में फ्रंट पेज पर हेडिंग था मेरा, फ्रंट पेज पर, दैट ऑन फील्ड अंपायर हैज गिवन अ ब्रिलियंट डिसीजन, हाउ कम DRS गिव दिस टाइप ऑफ जस्ट क्लिपिंग ऑफ स्टंप को बॉल सिर्फ ऐसे क्लिप कर रहा था, हाउ कम अ बैट्समैन बैटिंग ऑन 97 कैन बी गिवन आउट। इमीडिएटली ICC से फोन कॉल्स मेरे पर, अमिश डोंट वरी, you have given a brilliant decision, but there is something wrong in DRS, the whether this clipping वाला जो है umpires call जो अभी आ रहा है, whether that has to be done or not to be done, and after that वो umpires call वाला आने लगा। क्या बात है दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि अमीश जी को उनके अंपायरिंग के लिए ICC बेस्ट अंपायर का अवार्ड भी मिल चुका है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट इन हिज लाइफ। अमीश जी, ये जो DRS का जो नया नियम आया जी, अब तो आप चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो आप पोजीशन से बोल नहीं सकते थे, बट उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज है कि अंपायर्स कॉल जो है उसको भी निकालने की बात चल रही है। यस, अगर जा रही है बॉल स्टंप में और विकेट से अगर आधा फुट या लेफ्ट और ऑफ या लेग में अगर उसका पिच हुआ है और टर्न ले रही है, स्विंग हो रही है या कट हो रही है जी, व्हाट मैटर्स इज एंड रिजल्ट। अभी ऐसा है, every technology is under scrutiny now, and will still be in the 21st century. After 10 years of technology using as a DRS in test matches and everywhere, still there are a lot of gray areas, plus experiments are going on to make it 100% foolproof. इसमें जो है कि जैसे DRS में कि the bounce of the ball, if it is a new ball or if it is an old ball, the bounce on the day 1 and the bounce on the day 5th, the bounce in South Africa wickets and the bounce in Indian wickets is totally different. There is always a variation in that. लेकिन हॉकी क्या करता है, पिचिंग एंड जो स्ट्रेटनिंग होता है उसके पाथ को मिला के, डॉट्स को मिला के वो सीधी लाइन ड्रॉप कर देता है, बट वो ब्रेक होता है, स्विंग होता है, सब कुछ होता है, वो इतना एक्यूरेसी नहीं आती है। बट जो ऑन फील्ड अंपायर जो है, ही इज द बेस्ट जज ऑफ द बाउंस, टर्न, सबका वही होता है। बट आई टेल यू, अगर अंपायर स्कोर वाला जो है वो रखना ही चाहिए, क्योंकि लॉ, बेसिक लॉ, जो लॉज ऑफ क्रिकेट जो है वो भी ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट गो इन द फेवर ऑफ द बैट्समैन ओनली, क्योंकि बैट्समैन को आउट करने के लिए एक ही बॉल मिलता है, तब बॉलर्स को बैट्समैन को आउट करने के लिए 6 गेंद मिलती है। सो ही गेट्स 6 fair chances to get a batsman out, but a batsman gets only 1 chance to get it out. अमिश जी, वन लास्ट क्वेश्चन जी, DRS जो है वो अंपायर को सपोर्ट करने के लिए है या उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए है? कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही चेंजेस आते रहे तो आने वाले 10 सालों में अंपायर की भूमिका विकेट पे सिर्फ 6 बॉल गिनने के लिए रह जाएगी, बाकी के सारे डिसीजंस टेक्नोलॉजी देगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊं आपको, DRS is a very good and useful tool for the development of the game of cricket in the world. अगर अंपायर एक गलती करता है पहले दिन पे, अगर वो गलती रेक्टिफाई नहीं हुई है तो 4 दिन उसके दिमाग में वो चलता रहेगा कि मैंने पहले दिन के गलती की है, दैट में
affect the end result of the match. लेकिन आज क्या हुआ है, DRS की वजह से अगर वो गलती पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन हुई है तो वो इनिंग्स के वहां पे ही वो गलती का करेक्शन हो जाता है एंड एंटायर एंड रिजल्ट पे जो चेंज होता है वो नहीं होता है, विच इज टूडेज जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स वांटेड कि हर एक टीम जीत के लिए खेलती है, तो वो जीत का एंड रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो गलती होती है वहीं उसका करेक्शन हो जाए तो अंपायर्स आर ऑल्सो मच रिलैक्स कि चलो मेरी गलती तो हो गई है, लेकिन मैच का रिजल्ट या हिस्ट्री बुक्स में रिजल्ट में कोई चेंज मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए. दैट इज द बेसिक प्लस. Amish bhai, thank you very much on behalf of our viewers Thank you. to enlighten us on various issues of DRS, umpiring, the challenges, and especially on the life and career of Yashpal Sharma, the great cricketer. Yes. दोस्तों फिर मिलेंगे, शुक्रिया.